सो हे गाइस, मार्शल यूनिवर्स सीरीज के इस एपिसोड की शुरुआत होती है लास्ट पार्ट के एंडिंग सीन के ही साथ में, जहां पर हम लोग जंगल के अंदर देख पाते हैं फेंगाओ और लिटिल फेरी को। जहां पर लिटिल फेरी फेंगाओ से ये कहने लगती है कि वैसे अगर कोई नॉर्मल इंसान हो तो उसके लिए किसी भी डीमन बीस्ट के मीट को पचाना ये तो नामुमकिन ही है, क्योंकि उसके अंदर पाए जाते हैं बहुत ही ज्यादा खतरनाक टॉक्सिन्स। क्योंकि यहाँ पर फेंगाओ उसी डीमन बीस्ट के मीट को खा रहा था। लिटिल फेरी कहती है कि लेकिन जो लोग भी वाइट मार्शल बॉडी में पहुंच जाते हैं या अपने लेवल को ब्रेक थ्रू कर लेते हैं तो उनके पास में इतना स्टेमिना आ जाता है कि उसको बचा सकते हैं और साथ ही साथ उसके टॉक्सिन्स के साथ में भी लड़ सकते हैं। लेकिन फेंगाओ, तुम मुझे ये बताओ कि अगर तुमने ये सब कुछ सीखा तो सीखा कहाँ से? जो बात सुनकर फेंगाओ उससे कहने लगता है कि देखो, यहाँ पर मेरे पास में कुछ भी खाने के लिए नहीं था। अब क्या तुम ये चाहती हो कि मैं भूख की वजह से मर जाऊँ? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मुझे जो भी मिलेगा मैं खाऊंगा। जो बात सुनकर लिटिल फेरी ये सोचने लग जाती है कि सच में ये लड़का बहुत ही ज्यादा अलग है और इसके ऊपर ये सूट भी करता है कि ये अपने रास्ते को खुद से ही चुने। इस मार्शल यूनिवर्स की दुनिया में अपने रास्ते को बनाकर इसमें महारत भी हासिल करे। जहाँ पर फेंगाओ तो आराम से मजे लेते हुए लेटा हुआ था और जब फेंगाओ अपने पेट के ऊपर हाथ फेर रहा था तो फिर तभी उसको फील होता है जैसे कि उसकी बॉडी में कुछ और नया आ गया हो। मानो ऐसा लग रहा था जैसे कि उसका खून और भी ज्यादा गर्म हो चुका हो। जो बात सुन के तो लिटिल फेरी भी शॉक हो जाती है और फेंगाओ उससे ये कहने लगता है कहीं ये सब कुछ उस बीस्ट के मीट को खाने की वजह से तो नहीं हो गया। जो बात सुन के लिटिल फेरी उससे ये कहती है कि चिंता मत करो, इससे कोई भी गड़बड़ नहीं होगी, क्योंकि जब समय आएगा तो तुम इसके बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से समझ भी जाओगे। इसके तुरंत ही बाद लिटिल फेरी वापस से चली जाती है फेंगाओ की बॉडी के अंदर। इसके बाद फिर अगले ही सीन में दिखाया जाता है होली के मैंशन को, जहाँ पर वो अपने बेटे को देख रहा था जिसकी आंख अभी भी ठीक नहीं हुई थी। तभी फिर होली याद करने लगता है उसी सीक्रेट बंदे की बात को, जो कि होली को एक खास तरीके का ट्रीजर देते हुए उससे यह कहता है कि ये चीज तुम्हारे बहुत ही ज्यादा काम में आएगी। होली उससे कहता भी है कि मुझे बताओ तो कि आखिर ये है क्या। तो बंदा उससे कहने लगता है कि इस औषधि की मदद से तुम्हारे अंदर इतनी ज्यादा पावर आ जाएगी कि फैंग फैमिली का जो एल्डर है वो भी तुम्हारी बराबरी नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से फिर तुम आसानी के साथ में पूरी सिटी को डोमिनेट कर सकते हो। इसीलिए वो अपने बेटे होकू से कहने लगता है कि मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हारी सेंसरी का बदला मैं पूरी फैंग फैमिली को खत्म करके ही लूंगा। इसके बाद हमें अगले ही सीन में दिखाया जाता है अगले दिन का सीन और हम लोग देख पाते हैं फेंगाओ को, जो कि गिरते हुए झरने के नीचे भरी हुई झील के अंदर नहा रहा था। उसे देखते हुए लिटिल फेरी उसे ये बताने लग जाती है वैसे अब तुम्हें कल्टिवेशन करते हुए काफी दिन हो चुके हैं, यहाँ तक कि तुमने तो अपनी बॉडी में स्पिरिचुअल हर्ब्स को भी कंज्यूम किया है, लेकिन हैरानी वाली बात तो यह है कि तुम्हारे अंदर कोई भी प्रोग्रेस देखने को नहीं मिल रही है। तुम वाकई में थोड़े ही समय के अंदर बनना चाहते हो एक प्रॉपर फाइटर, इसके लिए तुम्हें कोई और रास्ता अपनाना होगा, क्योंकि हम ये देख पाते हैं कि फेंगाओ की बॉडी काफी जल्दी थक चुकी थी। इसीलिए फिर लिटिल फेरी उसके सामने लेकर आ जाती है इको टेक्निक को, जो कि एक्चुअली में होती है टाइगर मूवमेंट की सेकंड फॉर्म, क्योंकि ये टेक्निक वैसे भी फेंगाओ के पास में पहले से ही होती है। इसी वजह से फेंगाओ को इसका सेकंड फॉर्म कल्टीवेट करने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। फेंगाओ ने अब तुरंत ही सेकंड फॉर्म को कल्टीवेट करना शुरू कर दिया था, जिसके बारे में बताते हुए लिटिल फेरी ये कहने लगती है जैसे ही तुम इसको पूरी तरीके से कल्टीवेट कर लोगे तो फिर तुम्हारी बॉडी एकदम ही इंटेंस लेवल पे पहुंच जाएगी। इसकी वजह से तुम्हारी फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म दोनों के दोनों कंबाइन भी हो जाएंगे। जिसके बाद फिर तुम्हें पता लग जाएगा कि तुम क्या कर सकते हो। जहाँ पर फेंगाओ ने जैसे ही एक काफी पावरफुल पंच हिट किया होता है एक रॉक के ऊपर, तो उसने एक ही अटैक के साथ में उस रॉक के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। लिटिल फेरी उसको ये बताती है कि इस फॉर्म का प्रैक्टिस करने की वजह से तुम्हारी जो स्पीड है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगी और साथ ही साथ तुम्हारी बॉडी के अंदर जो मार्शल एसेंस बह रहा है वो और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। इसी वजह से तुम्हें अपने कल्टीवेशन को और भी ज्यादा इफिशिएंट बनाना चाहिए। जहाँ पर फेंगाओ ने अपने केवल एक ही अटैक के साथ कई सारे चक्रवातों को उठा दिया था, जो कि सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल थे, क्योंकि वो फाइनली सीख ही चुका होता है सेकंड फॉर्म को, जिसकी वजह से फेंगाओ को भी ये फील होने लगता है कि सच में उसकी काफी ज्यादा स्पीड और स्ट्रेंथ सभी की सभी चीजें बढ़ चुकी है। लेकिन उसको अंदर से ये फील नहीं आ रही थी कि वो बनने वाला है एक फाइटर जिसकी हेल्प केवल एक ही पर्सन कर सकता है और वो होती है लिटिल फेरी। इसी वजह से फेंगाओ तुरंत ही उससे कहने लगता है कि प्लीज आप मेरी हेल्प कीजिए। इससे कि लिटिल फेरी उससे ये कहने लगती है कि तुम्हें सबसे पहले एक तरीका ढूंढना होगा जिससे कि तुम काफी बड़े पैमाने पर एनर्जी को एब्सॉर्ब कर सको, क्योंकि अगर तुम ऐसा कर लोगे तो अपने मूवमेंट्स को और भी बेहतर तरीके से परफॉर्म कर पाओगे। जो चीज फेंगाओ को समझ में नहीं आती कि आखिर वो ऐसा कैसे करेगा। और फिर हमें जंगल के अंदर दिखाया जाता है एक लड़की को जिसके पीछे पड़े हुए होते हैं काफी सारे बंदे, और अब तो वो भागते हुए पहुंच चुकी होती है पहाड़ी के किनारे पर, जो सभी के सभी बैंडिट्स होते हैं और वो उस लड़की से ये कहने लगते हैं अब तुम जल्दी से जल्दी ट्रेजर मैप को हमारे हवाले कर दो, अगर तुम ऐसा कर देती हो तो हम तुम्हारी जिंदगी को बख्श देंगे। लेकिन वो लड़की किसी भी हाल में ऐसा नहीं करने वाली थी, बल्कि वो तो उन बैंडिट्स के साथ में फाइट करने के लिए भी तैयार हो जाती है, जिसने अब यहाँ पर अपने डैगर की मदद से समन किया होता है एक अटैक को जिसको कहते हैं थंडर स्ट्राइक, जो कि काफी पावरफुल अटैक होने वाला था। और उसी झील के नीचे हम लोग देख पाते हैं फेंगाओ को, जहाँ पर वो लिटिल फेरी से ये कह रहा था कि आखिर ऐसी कौन सी
जगह होगी जहाँ पर मैं अच्छे तरीके से एनर्जी को एब्जॉर्ब कर पाऊंगा। जो बात सुन के लिटिल फेरी फैंग हाउस से कहने लगती है, देखो ये एक सीक्रेट है और मैं इतनी आसानी के साथ में तुम्हें नहीं बताऊंगी। इस मोमेंट पर तभी लोगों को झील के ऊपर एक अलग सी लाइटनिंग फील होने लगती है। जो बात दोनों को समझ में नहीं आती कि आखिर अचानक से ये लाइटनिंग कहाँ से आ गई, और वो लाइटनिंग एक्चुअली में हिट होने वाली होती है उन्हीं बैंडिट से। इस लाइटनिंग को देख के लिटिल फेरी तुरंत ही पहचान जाती है तो एक्चुअली में एक मार्शल टेक्निक, जिसकी वजह से यहाँ पर लाइटनिंग का फ्लक्चुएशन हो रहा है। जो बात सुन के फैंग हाउ कहने लगता है कि ये जो थंडर कल्टिवेटर्स होते हैं वो तो काफी ज्यादा रेयर होते हैं, फिर आखिर अचानक से ये यहाँ पर कैसे आ गया। इस मोमेंट पर तभी वो लाइटनिंग स्ट्राइक होती है, वो हिट हो जाती है फैंग हाउ से, जिस हिट की वजह से फैंग हाउ इंजर्ड हो जाता है और झील के अंदर डूबने लगता है। वो अनकॉन्शियस हो गया था, जिसकी वजह से वो गहराई में जाते ही जा रहा था, लेकिन गहराई में जाने और डूबने की वजह से अब उसकी आंखें थोड़ी थोड़ी खुलने लगती हैं। इस मोमेंट पर तभी वो लड़की पानी के अंदर आ जाती है फैंग हाउ को बचाने के लिए, जो कि फैंग हाउ के हाथ को पकड़ती है और उसको खींचकर ऊपर की तरफ ले जाने लगती है। लेकिन जब ये दोनों के दोनों ऊपर की तरफ जा रहे थे तो उसी मोमेंट पर पानी के अंदर मौजूद एक बीस्ट की नजर पड़ जाती है इन दोनों के ही ऊपर। उसके बाद फिर वो लड़की फैंग हाउ को खींचकर बाहर ले ही आती है, जहाँ पर फैंग हाउ ऑलरेडी काफी सारा पानी पी चुका था। और उसके सामने ये जो लड़की होती है उसका नाम होता है यान किंग, जो कि एक्चुअली में होती है कि मिड लेवल की फाइटर, ना कि डिसाइपल। देखने में भी काफी ब्यूटीफुल थी और उसके पास में पावर्स भी काफी कमाल की थी। फैंग हाउ तुरंत ही उसका शुक्रिया अदा करने लगता है उसकी जान बचाने के लिए, लेकिन तभी यान किंग के ऊपर एक अटैक होने वाला था, जिसकी वजह से वो फैंग हाउ को किक हिट करते हुए उससे अपने आप से दूर कर देती है, जिसकी वजह से फैंग हाउ वापस से चला जाता है पानी के अंदर। लेकिन साथ ही साथ यान किंग के ऊपर और भी काफी सारे हमले हिट होने के लिए आ रहे थे, जिनको रोकने के लिए यान किंग भेज देती है अपने डैगर को, जिसकी मदद से उसने काफी आसानी के साथ में सारे के सारे हमलों को ही रोक लिया था। इसके तुरंत ही बाद उसका डैगर वापस से पहुंच जाता है उसी के ही पास में। लेकिन वो जो बैंडिट्स होते हैं अब वो यान किंग के काफी करीब आ चुके थे। उन्होंने यान किंग को चारों तरफ से ही घेर लिया था कि वो लोग तो ये भी कहने लगते हैं कि अब हम देखते हैं कि आखिर तुम और कहां पर भाग पाओगे। इसी वजह से अब ये लोग उसको फोर्स करने लग जाते हैं कि जल्दी से जल्दी ट्रेजर मैप को मेरे हवाले कर दो, अगर तुम अपनी जान बचाना चाहती हो तो जल्दी से जल्दी हमारी बात को मान लो। लेकिन अभी भी यान किंग उनकी बात को मानती नहीं है, जिसकी वजह से ये बैंडिट्स दोबारा से उसके ऊपर हमला करने लगते हैं, जहाँ पर हमें लोगों के बीच में एक काफी खतरनाक फाइट देखने को मिल जाती है। और तभी पानी के अंदर से बाहर निकलता हुआ हम लोग देख पाते हैं फैंग हाउ को, जिसके ऊपर लिटिल फेरी भी बैठी हुई थी, और वो यान किंग को देखकर ये कहने लग जाती है ये तो है असल में एक थंडर कल्टीवेटर, जिसने तुम्हें केवल एक ही हिट के साथ में पानी के अंदर भी फेंक दिया। मुझे बताओ जरा, क्या तुम अभी भी उसका थैंक यू करना चाहोगे? तुम्हारे जैसा बेवकूफ तो मैंने आज तक नहीं देखा। वहाँ पर यान किंग की जो फाइट चल रही थी वो वैसे तो टक्कर देती है, लेकिन इन बंदों के साथ में फाइट करना उसके ऊपर थोड़ा सा भारी पड़ जाता है। ये लोग यान किंग को इंजर्ड कर देते हैं और उसको नीचे भी गिरा देते हैं, और ये लोग उसको अब तो डैगर भी उठाने नहीं देते, बल्कि यान किंग से ये भी कहने लग जाते हैं कि जल्दी से हमें बता दो ट्रेजर मैप के बारे में। नजारा देखते ही फैंग हाउ खड़ा हो जाता है और वो कहने लगता है कि मुझे जल्दी से उसे बचाने के लिए जाना होगा। अभी उन्हीं में से एक बैंडिट ये कहने लग जाता है कि इस लड़की के साथ में बकवास मत करो, बल्कि इसे तो जल्दी से मार दो, उसके बाद हम लोग खुद से ही ट्रेजर मैप को हासिल कर लेंगे। ये लोग जैसे ही ऐसा करने वाले थे तो फिर उसी मोमेंट पर फैंग हाउ अपनी पावर का यूज करते हुए अटैक कर देता है थंडर फिस्ट को, जिसकी वजह से वो बैंडिट्स कहने लग जाते हैं कि इस लड़की के पास में तो इसका एक साथी भी है, जिसकी वजह से ये लोग जैसे ही थोड़े से डिस्ट्रैक्ट होते हैं। तो मौका पाते ही यान किंग ने अपने हमलों को करना शुरू कर दिया था। जब वो हमले कर ही रही थी तो फिर इसी मोमेंट पर फैंग हाउ भी पहुंच जाता है और उन लोगों के ऊपर हमला करने लगता है। इसकी वजह से ये जो बैंडिट होते हैं वो तुरंत ही अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं, लेकिन यान किंग आखिर ऐसा कैसे होने दे सकती थी? उसने अपनी एक टेक्निक को यूज किया होता है, जिसकी वजह से काफी सारे डैगर आ जाते हैं वहाँ पर सामने। इसको उसने हिट कर दिया होता है एक बैंडिट के ऊपर। दूसरी तरफ फैंग हाउ भी बाकी के बैंडिट्स के साथ में फाइट कर रहा था, जिनको मार मार के फैंग हाउ ने हालत खराब कर दी थी, यहाँ तक कि उसने तो एक बंदे के सीने में स्वॉर्ड को भी घुसा दिया था, जिसकी वजह से जो तीसरा बंदा होता है वो तुरंत ही फैंग हाउ को चकमा दे के भागने लगता है। और जैसे इसके पीछे जाने वाला था तो यान किंग उसको रोक लेती है और ये कहती है कि वहाँ पर मत जाओ, क्योंकि आसपास ही इनके ग्रुप के और भी काफी सारे मेंबर्स हैं, प्लीज तुम मेरी हेल्प करो और मुझे कहीं पर छिपा दो। जिसकी वजह से फैंग हाउ लिटिल फेरी से यह कहने लग जाता है कि इसकी जान खतरे में है, अब तो ये इंजर्ड भी हो चुकी है, इसी वजह से हमें इसे कहीं न कहीं पर तो छिपाना ही होगा। जल्दी से तुम मुझे किसी ऐसी जगह के बारे में बता दो। जिससे कि फिर तुरंत ही लिटिल फेरी उसके पास में जाती है और उससे कहती है कि अब तुम मेरे साथ में आ जाओ, क्योंकि जो झरना होता है उसके पानी के पीछे एक काफी बड़ी गुफा होती है, जिसके अंदर फैंग हाउ यान किंग को लेकर चला जाता है, जहाँ पर वो उसको लाने में काफी ज्यादा थक भी चुका था। फैंग हाउ लिटिल फेरी से कहता है कि मैंने सोचा नहीं था कि यहाँ पर एक इतनी शानदार कोई गुफा भी होगी। इसी वजह से वो लिटिल फेरी का शुक्रिया अदा करता है, क्योंकि वो हमेशा ही उसकी हेल्प करती है। लिटिल फेरी फैंग हाउ से कहती है कि ये जो बैंडिट्स हैं इस लड़के के पीछे पड़े हुए थे, यहाँ तक कि वो लोग तो उसकी जान भी लेना चाहते थे, तो यानी कि इसके पास में जो ट्रेजर मैप है वो काफी ज्यादा वैल्यूएबल होगा।
इसी वजह से वो कहती है कि मुझे जरा चेक करके देखने तो दो कि आखिर वो क्या है। फैंगाओ लिटिल फेरी से कहता है कि अच्छा अब मैं समझा हूँ कि आखिर तुम उसकी हेल्प क्यों कर रहे थे, यानी कि इतने टाइम से तुम्हारी नजर तो थी उसके ट्रीजर के ऊपर। लिटिल फेरी कहती है कि देखो तुमने उसकी जान बचाई है, इसी वजह से उसका भी फर्ज बनता है कि वो तुम्हारा शुक्रिया अदा करे। फैंगाओ कहता है कि मैंने उसकी हेल्प कोई फायदा लेने के लिए नहीं की थी, बल्कि ये तो मेरा फर्ज है कि मैं किसी भी मुसीबत में पड़े हुए इंसान की हेल्प करूँ। आखिर मैं ऐसा करने के लिए कोई रिवॉर्ड कैसे मांग सकता हूँ। क्या फैंगाओ तुरंत ही उसे हील करने के लिए अपनी पावर्स का यूज करने लगता है, जो चीज देखते हुए लिटिल फेरी फैंगाओ से कहती है कि वो काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुकी है और अगर तुम उसको ठीक करने के लिए इस तरीके का यूज करोगे तो उसे काफी ज्यादा देर लग जाएगी उठने में। फैंगाओ कहता है कि अच्छा फिर तुम भी मुझे बताओ कि आखिर मुझे क्या करना चाहिए। लिटिल फेरी कहती है कि चलो ठीक है, जब तुम मुझसे कह ही रहे हो तो फिर मैं तुम्हारी थोड़ी सी हेल्प कर ही देती हूँ, जिसकी वजह से लिटिल फेरी तुरंत ही उसकी बॉडी के अंदर चली जाती है। ऐसा होते ही फैंगाओ की बॉडी के अंदर बहुत ही ज्यादा एनर्जी आ जाती है और उसी एनर्जी की मदद से यान किंग को भी हील करने लग जाता है, जो एनर्जी सच में बहुत ही ज्यादा होती है। लेकिन ऐसा होने की वजह से फैंगाओ भी यहीं पर फेंट होकर नीचे गिर जाता है।